इवनिंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अध्याय 12 जिसका नाम है परमाणु का अध्ययन शुरू कर रहे हैं, रिवीजन शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये पाठ 3 अंक का पाठ है, छोटा पाठ है। इसमें से 2 प्रश्न आएंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक होगा वो 1.5 अंक होगा। तो इस पाठ की शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रदरफोर्ड ने जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था, तो उस प्रयोग के अनुसार क्या क्या परिणाम प्राप्त हुए। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार कराई सोने की पतली पन्नी के ऊपर। तो वो क्या देखते हैं कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं और बहुत ही कम कण 90 डिग्री या उससे अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं और 20,000 कणों में से एक अल्फा कण का प्रकीर्णन 180 डिग्री पर होता है, अर्थात वो सीधा जाएगा और वापस लौटकर आ जाता है। तो क्या क्या इस प्रयोग के अनुसार प्राप्त हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, तभी तो वो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल रहे हैं। तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। क्या निष्कर्ष निकला कि परमाणु में जो संपूर्ण धनावेश है वो उसके केंद्र पर स्थित है, जिसे नाभिक कहा। इसीलिए सवाल बनता है कि नाभिक का जनक या नाभिक का पिता किसे कहा जाता है, तो उत्तर है रदरफोर्ड। इस प्रयोग में क्या देखा कि लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण का प्रकीर्णन 180 डिग्री पर होता है। 180 डिग्री का अर्थ होता है कि वो कण सीधा गया और प्रकीर्णित होकर वापस उसी पथ पर लौट गया, अर्थात 180 डिग्री पर लौट गया। इसका मतलब कोई ना कोई, क्योंकि अल्फा कण क्या होता है, धनावेशित कण होता है। हीलियम का नाभिक होता है, धनावेशित होता है। तो धनावेश लौटकर कब आएगा, जब उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा, तभी वो वापस लौट कर आएगा। तो इसका मतलब सामने जिस पर हम उसको बौछार करा रहे हैं वो भी, वहाँ पर भी धनावेश होना चाहिए, तभी प्रतिकर्षित होकर वो अल्फा कण वापस लौट रहा है। तब रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के केंद्र पर संपूर्ण धनावेश केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर संपूर्ण धनावेशित केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। चौथा पॉइंट है, इसमें जो संघट प्राचल जो हमें प्राप्त होता है, संघट प्राचल, वो उससे b से निरूपित किया जाता है और वो cot θ/2 के समानुपाती होता है, cot θ/2 के। पांचवा है, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। 10⁻⁻15 को हम 1 फर्मी भी कहते हैं, 1 फर्मी, 1 FM भी कहते हैं इसको, या 1 फेम्टोमीटर भी कहते हैं। तो जहाँ पर भी फर्मी लिखा होगा या FM लिखा होगा, इसका मतलब 10⁻⁻15 मीटर है। और क्या निष्कर्ष निकला कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि उसका संपूर्ण जो धनावेश है वो उसके केंद्र पर होता है और जो ऋणावेश है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं और धनावेश और ऋणावेश का मान समान होता है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। अब इस रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किए उसके दोष क्या क्या थे, क्योंकि ये सिद्धांत आगे चलकर फेल हो गया। तो इस रदरफोर्ड के मॉडल के क्या क्या दोष थे। पहला था, परमाणु के स्थायित्व को ये नहीं समझा सका, क्योंकि परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन हैं चक्कर लगा रहे हैं, वो ऐसा माना जाता है कि कोई भी आवेशित कण जब वृत्ताकार गति करता है तो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को खोता जाता है। तो इस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोकर नाभिक में गिर जाने चाहिए। तो परमाणु का स्थायित्व को रदरफोर्ड नहीं समझा सका। अगर ऐसा होता तो परमाणु स्थायी नहीं होता, लेकिन परमाणु स्थायी होता है। तो रदरफोर्ड इसकी व्याख्या नहीं कर सके। दूसरा है, इसके अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, जबकि परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, रेखीय होता है। रेखाएं प्राप्त होती हैं स्पेक्ट्रम में, रेखाएं प्राप्त होती हैं, जैसा कि हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में देखते हैं, लाइमन, बामन, पाशन, विकट और फुंड रेखाएं प्राप्त होती हैं। जबकि रदरफोर्ड क्या कहता है कि परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, अर्थात सभी प्रकार की ऊर्जाओं के विकिरण उसमें से निकलने चाहिए। तीसरा, इलेक्ट्रॉन वितरण को रदरफोर्ड नहीं समझा सके कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो किस प्रकार से कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं या कैसे चक्कर लगाते हैं, उनके वितरण को रदरफोर्ड नहीं समझा सके। और चौथा पॉइंट है कि रदरफोर्ड स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचनाओं को नहीं समझा सके, यानी स्पेक्ट्रमी रेखाओं में भी सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव कहा जाता है।
उनकी व्याख्या रदरफोर्ड के द्वारा नहीं की जा सकी। अब ये जब सिद्धांत फेल हो गया तो नया मॉडल आया, बोर का मॉडल। नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने बोर का मॉडल प्रस्तुत किया। तो जो बोर थे, नील्स बोर, उन्होंने जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया तो उसमें कुछ परिकल्पनाएं दी कि भाई मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो उन परिकल्पनाओं में से पहली परिकल्पना थी कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों को चक्कर लगाने के लिए हमें पता है वृत्ताकार पथ पर किसी कण को गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चाहिए, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चाहिए, और इसका मान होता है mv²/r। हमने कक्षा 11 में पढ़ा था। तो बोर कहते हैं कि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कूलाम बल के द्वारा प्रदान किया जाएगा। कौन प्रदान करेगा इसको? कूलाम बल। अब कूलाम बल क्या होता है? कूलाम बल हमेशा दो आवेशों के मध्य कार्य करता है। तो एक आवेश तो हो गया इलेक्ट्रॉन का और दूसरा आवेश हो गया नाभिक का। और हमने आपको कक्षा में भी बताया था कि नाभिक पर आवेश Ze होता है, जहाँ पर Z है परमाणु क्रमांक और E है प्रोटॉन का आवेश। तो नाभिक पर कितना धनावेश होता है? Ze। तो नाभिक तो हो गया धनावेशित और इलेक्ट्रॉन हो गए ऋणावेशित, तो दो विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए, तो इनके मध्य कौन सा बल लगेगा? कूलाम बल। तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? कूलाम बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। और कूलाम बल होता है K Q1 Q2/r²। ये हमने पहले पाठ के अंदर पढ़ा था। K है कूलाम नियतांक, Q1 Q2 दोनों आवेशों का परिमाण है और r² उनके मध्य की दूरी का वर्ग है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला आवेश है नाभिक और दूसरा आवेश है इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक पर आवेश हो गया, नाभिक पर आवेश का परिमाण हो गया Ze, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका परिमाण हो गया E, और उनके मध्य की दूरी r का वर्ग। तो ये क्या निकल के आता है? kZe²/r²। तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करेगा? कूलाम बल। तो ये पहली परिकल्पना बोर के द्वारा दी गई। अब बोर के द्वारा दूसरी परिकल्पना दी गई कि केवल वे ही कक्षाएं संभव हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो कैसी कक्षाएं वो होनी चाहिए? कि वो कक्षाएं ऐसी होनी चाहिए कि जिनमें इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, बोर की दूसरी परिकल्पना है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग उन कक्षाओं में कितना होना चाहिए? h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। पूर्ण गुणज अर्थात n से गुणा, और n का मान 1 2 3 4 इस तरह से होगा, और n को हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, जो कि आपने रसायन विज्ञान में विस्तार से उनका अध्ययन किया है। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिन कक्षाओं में कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। तीसरी परिकल्पना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य जो गैप है या अंतर है उसके बराबर की ऊर्जा को वो विकिरित करेगा फोटोन के रूप में, जिसे हम विकिरण कहते हैं। तो उच्च ऊर्जा हो गई, मान लो कहाँ से गिर रहा है? वो I स्तर से गिर रहा है, और कहाँ पर गिर रहा है? F स्तर पर गिर रहा है। यानी प्रारंभिक स्तर कौन सा है? I, और फाइनल स्तर कौन सा है? F। तो EI - EF दोनों ऊर्जा स्तरों का जो अंतर है, अंतर के बराबर जो ऊर्जा है वो फोटोन की ऊर्जा के रूप में विकिरित करेगा। तो ये बोर की परिकल्पनाएं थीं जिनके आधार पर हम विभिन्न पैरामीटर्स जो हैं, जैसे nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है तो उस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, और उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, इनका अध्ययन हम करेंगे। अब इस बोर मॉडल के आधार पर हम विभिन्न पैरामीटर्स को देख रहे हैं। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या। जो इलेक्ट्रॉन है वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, तो मान लीजिए वो nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो उस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो हम बोर की प्रथम एवं द्वितीय परिकल्पना का अगर उपयोग करें तो हमें इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn का सूत्र प्राप्त होता है ε0 h² /πme²।
इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, जहाँ पर एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, ये इसका मान, ये इसमें सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता, एच प्लांक नियतांक, पाई का मान 3.14 है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, इन सब का मान फिक्स है। अब ये सारे मान अगर हम रख देते हैं तो इसका मान हमें 0.529 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है, जिसे बोर की त्रिज्या कहते हैं। तो ये एक नंबर का सवाल है कि बोर की त्रिज्या किसे कहते हैं और इसका मान कितना होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसका मान, ये जो कांस्टेंट है इसको हम A0 लिख दें तो Rn इज इक्वल टू A0 n स्क्वायर अपॉन जेड हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो Rn है, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा की त्रिज्या है वो किसके समानुपाती प्राप्त होती है, n स्क्वायर अपॉन जेड के। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जेड क्या है, जेड है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, यदि हमने परमाणु लिया है हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का मान 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम जेड का मान 1 रख दें तो जो त्रिज्या है Rn वो किसके समानुपाती हो जाएगी, केवल n स्क्वायर के। अर्थात जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या भी उसके वर्ग के हिसाब से, वर्ग के समानुपाती होती है। यहाँ पर हम पहली कक्षा रखेंगे तो 1 का वर्ग 1, दूसरी कक्षा रखेंगे तो 2 का वर्ग 4, तीसरी कक्षा लिखेंगे तो 3 का वर्ग 9। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब कक्षा, जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा बड़ी होती जाती है तो उसकी त्रिज्या भी तेजी से बढ़ती जाती है, उसके वर्ग के हिसाब से बढ़ती जाती है। तो इसके ऊपर भी सवाल हमसे पूछा जा सकता है, Rn समानुपाती n स्क्वायर। दूसरा पैरामीटर है इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग। अब इलेक्ट्रॉन जो है nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग क्या होगा। तो बोर की प्रथम एवं द्वितीय परिकल्पना के आधार पर इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग का सूत्र हमें प्राप्त होता है, Vn इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 h इंटू जेड अपॉन एन। यहाँ पर ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 h, इसमें सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश ई, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता, एच प्लांक नियतांक, सारे मान रखने पर हमें ये जो राशि है इसका मान प्राप्त होता है 2.1 गुना 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि ये वेग है इसलिए इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं Vn का मान कितना प्राप्त होता है, ये जो गोले में राशि है 2.1 गुना 10 की घात 6 होगी और बचा क्या, जेड अपॉन एन। तो Vn इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10 की घात 6 जेड अपॉन एन हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का मान 1 होता है, अतः Vn जो है किसके समानुपाती हो जाएगा, केवल जेड के, क्योंकि एन का मान केवल Vn जो है n के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होता है, क्योंकि जेड का मान हमने 1 रख दिया है हाइड्रोजन एटम के लिए और ये 2.1 गुना 10 की घात 6 जो है ये कांस्टेंट है। इसलिए nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग n के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की कक्षा बढ़ती जाएगी, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, जैसे जैसे उच्च कक्षा में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग घटता जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो कितनी घात के व्युत्क्रमानुपाती है, 1 घात के। तो पहली कक्षा में 1/1, दूसरी कक्षा में 1/2, तीसरी में 1/3 के अनुपात के रूप में कक्षीय वेग प्राप्त होता है।